कहाँ पे हो रहा है? उदयपुर में हो रहा है। ठीक है, फिर लिखो और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन ये आया था, देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन राजस्थान में हुआ? 7वां हुआ। ठीक है, राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1945 में हुआ। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, इसी अधिवेशन में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, इसी अधिवेशन में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजस्थान संघ बनाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान संघ बनाने का निर्णय लिया गया। किसकी अध्यक्षता में या किसके नेतृत्व में? राम मनोहर लोहिया। एक लाइन और लिखो, लोहिया के साथ जयप्रकाश नारायण भी थे। लोहिया के साथ जयप्रकाश नारायण भी थे। ये जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, ये नाम तुम लोगों ने सुने कभी पहले? ये हिंदुस्तान के समाजवादी शासन के फाउंडर थे। ये जितने भी समाजवादी दल आज की तारीख में तुमको दिखते हैं, चाहे आपके मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी सपा हो, या आपके जनता दल लालू प्रसाद वाला हो, या एक जनता दल सेक्युलर जो साउथ में है वो हो, कर्नाटक में है वो हो, या जितने भी जनता दल नाम से हैं, या जितने भी समाजवादी दल, क्या है समाजवाद की डेफिनेशन? समाजवाद की डेफिनेशन शायद एक दिन मैंने तुमको बताई थी कि नहीं बताई थी? कौन सी? समाजवाद की डेफिनेशन एक दिन मैंने तुम लोगों को बताई थी। देखो, समाजवादी विचारधारा, अभी तुमने देखा होगा रूस का नाम सुना है? क्या है? ये लगभग 30 साल पहले रूस नहीं था। तुम यूं मत बोलना हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक है ना, लगभग 30 साल पहले रूस नहीं था। रूस USSR था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। ठीक है, क्या था? तो सोवियत रूस था। ये जितने भी बच्चे अभी लड़ रहे हैं ना, कौन से? रूस, यूक्रेन तो रूस से निकला हुआ है। ठीक है, जितने भी झगड़े अभी हो रहे हैं उस एरिया में, वो सारा पार्ट किसका था? तो रूस का था। ठीक है, जैसे अभी आपने हाल ही में 2 देशों का नाम सुना हो तो अजरबैजान और अर्मेनिया, सुना नाम कि नहीं सुना? सुना है ना? अजरबैजान और अर्मेनिया भी लड़ रहे हैं आपस में। ये भी इसके USSR के पार्ट थे। अभी जो भी युद्ध हो रहे हैं सब USSR के पार्ट्स के बीच में ही हो रहे हैं। ठीक है ना। तो एक राष्ट्रपति हुआ था रूस का, नाम था उसका मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है ना। मिखाइल गोर्बाचोव ने एक नीति चलाई थी। उस नीति के 2 पार्ट थे और उसके तहत क्या हुआ कि सोवियत रूस टूट गया और सोवियत रूस से कई देश अलग अलग हो गए। लेकिन सोवियत रूस का नेतृत्व जो कर रहा है वो अभी वाला रूस कर रहा है, यूँ समझो, जिसका राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना।
तो एक समय हुआ करता था यूएसएसआर, और इसकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी? समाजवादी। और विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था, एक विचारधारा समाजवादी और एक विचारधारा थी पूंजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करता था यूएसए। यूएसए का अर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व करता था यूएसएसआर। ठीक है, समाजवादी विचारधारा का अर्थ है कि क्षमता अनुसार काम लेना और आवश्यकता अनुसार दंड दे देना। समझ में आई? किसी व्यक्ति के क्षमता अनुसार, कोई इंजीनियर है तो उससे इंजीनियर का काम करवाना, लेकिन उसके घर में 2 सदस्य है तो उसको 2 सदस्य के हिसाब से धन दे देना। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है, बट मेन ये है कि आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को दे देना और क्षमता अनुसार उनसे काम करवा लेना। वहां पे पूंजीवाद का कोई स्थान नहीं था, वहां पे कोई आदमी लखपति करोड़पति नहीं बन सकता। आई समझ? पूंजी किसकी? वहां पे केवल सरकार की। रेल सरकार की, हवाई जहाज सरकार के, स्कूल सरकार के, हॉस्पिटल सरकार के। आपका वहां पे आप यूं सोचो कि आप पर्सनल पूंजी बना लो तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसी से प्रेरित होके उसने, चाइना ने, चीन देखा जाए तो बाद में आजाद हुआ हो, हिंदुस्तान पहले आजाद हुआ है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ है, और चीन में साम्यवादी क्रांति हुई है 1948 में। ठीक है, समाजवाद का ही एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं साम्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्यवाद। और साम्यवादी अर्थ व्यवस्था को किसने अपनाया? तो चीन ने अपनाया। ठीक है, तो ये लोहिया और जयप्रकाश नारायण और ये सब लोग किससे प्रेरित थे? यूएसएसआर से। और यहाँ के तो समाजवाद से प्रेरित थे। यहाँ तक कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कहीं न कहीं समाजवाद से प्रेरित थे। ठीक है, अब समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित होने के कारण ही बाद में संविधान की परिभाषा चेंज किया। आप यूँ समझो कि एक संविधान संशोधन द्वारा हमने प्रस्तावना में चेंज किया था। ठीक है, और 4 शब्द और ऐड किए थे। संविधान की प्रस्तावना आज तक कितनी बार चेंज हुई है? एक बार। कितनी बार चेंज हुई है? एक बार। परिवर्तन केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है? सन और संविधान संशोधन कौन सा है? सन और संविधान संशोधन, हाँ, 42 है, 44 है? होमवर्क नोट करो। संविधान की प्रस्तावना कब और कौन से संशोधन द्वारा? संविधान की प्रस्तावना कब और कौन से संशोधन द्वारा परिवर्तित की गई? कल लेके आओगे सारा ये होमवर्क। और उसमें क्या क्या ऐड किया? 4 शब्द ऐड किए। ठीक है, 4 शब्द ऐड किए थे, SSDR। ठीक है, ये था कोड SSDR। ठीक है, अब ये क्या है तुम कल नोट करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि SSDR का अर्थ क्या है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में मूल कितने अक्षर हैं न अब मूल संविधान की प्रस्तावना में कितने अक्षर थे न अब कितने हैं, सब याद करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एक बार क्वेश्चन ये आया था, संविधान में भारत का जिक्र कितनी बार है? इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया था, भारत शब्द कितनी बार है। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। तो ये लोग क्या चाहते थे? समाजवादी व्यवस्था को। लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने तो बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ क्रांति भी की थी, जिसको जन क्रांति कहा गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब 1977 के अंदर जब इमरजेंसी लगती है तो उस समय क्रांति भी की थी जयप्रकाश नारायण ने। किताबें पढ़ा करो, थोड़ी सी किताबें पढ़ा करो तो आपको और ज्ञान प्राप्त होगा। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती है। ठीक है, किताबें सबसे अच्छा फ्रेंड होती है। ठीक है, अध्यापक और किताब में थोड़ा सा अंतर होता है बस, कि अध्यापक जीवित किताब है और किताब क्या है? तो मृत अध्यापक।
इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। एक रेफरेंस बुक ले आओ अभी से, आप लोग ले भी आए होंगे आई थिंक, लाए। देखो रेफरेंस बुक ले आओ कोई सी भी, उससे पता लगेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में एम लक्ष्मीकांत ले आओ, ले आए, ले आए, पढ़ी, देखी तो है क्या? पढ़ना चालू किया उसको, पढ़ना चालू करो। कौन कौन लाया एम लक्ष्मीकांत? 1 2 3, बाकी भी ले आओ, नहीं तो एम लक्ष्मीकांत नाराज हो जाएगा। बाकी भी ले आओ, क्योंकि रेफरेंस बुक चाहिए भाई। जब हमको इतने हाई लेवल का एग्जाम पास करना है तो बुक्स भी अच्छी चाहिए, ठीक है। और राजस्थान हिस्ट्री की किताब, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं लिख रहा हूँ, वो ले लेना, ठीक है ना। वो ले आएंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें कुछ भी। या राजस्थान कल्चर की किताब में अभी लिखने वाला काम चालू हो गया है, वो आ जाएगा, तो उसमें सब शामिल हो जाएगा। उसको इस प्रकार से ही लिखा गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव कम है, डिस्क्राइब ज़्यादा है, ठीक है। तो वो सारा काम आ जाएगा। तो रेफरेंस बुक ले आओ, एक एक सब्जेक्ट की ले आओ और पढ़ना चालू करो। एम लक्ष्मीकांत ले आना, पॉलिटिकल पढ़ना चालू करना। उससे क्या होगा यार, आपको 2 पार्ट क्लियर होंगे मेंस के। एक तो पॉलिटिकल क्लियर होगा और एक पब्लिकेट क्लियर होगा। मेंस में पब्लिकेट भी है, तो पब्लिकेट क्लियर होगा तो आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा मेंस में। और पॉलिटिकल भी क्लियर करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत कब तक ले आओगे? नक्शे तुमने ले लिए होंगे, नक्शे ले आए होंगे तुम लोग, ले आए ना बड़े वाले? चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसी दौरान नरेंद्र मंडल के तात्कालिक अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुद्दौला ने बोर्ड पे लिखा है, राजस्थान की लगभग 22 रियासतों के शासकों को एकत्रित करके पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। देखो भोपाल के नवाब है हमीदुद्दौला, वो कह रहे हैं कि आप सब राजस्थान के जितनी भी, राजस्थान उस समय था नहीं, पर जो राजपूताना था, राजपूताना की लगभग 22 रियासतें मैंने आपको बताया, उन 22 रियासतों के राजाओं से बात करके और कहते हैं कि आप लोग किस में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। और अगर ये शामिल हो जाते तो ना भोपाल का नवाब भी शामिल हो जाता, तो भारत कितना रह जाता? आधा ही रह जाता, ठीक है। पर ये मैंने तुमको कल बता दिया कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी की जीत के कारण आखिरकार वो लोग जा नहीं पाए और ये योजना भी विफल हो गई। नरेंद्र मंडल क्या है तो सुन लो तुम लोग एक बार, कि राजाओं का एक संघ बनाया गया था कि सभी राजा अंग्रेजों के भक्त थे। भक्त तो होना ही पड़ेगा, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि जनता तो प्रजातंत्र की भूपाड़ी बजा रही है। तो जब जनता प्रजातंत्र की ओर उन्मुख है तो राजाओं को अपनी गद्दी को कायम रखने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो इसीलिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। नरेंद्र का अर्थ भी राजा ही होता है, ठीक है। नरेंद्र किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है ना। और इंद्र क्या है? राजा है। नरेंद्र किसका पर्यायवाची? इंद्र का। इंद्र क्या है? राजा है, ठीक है। देखो इंद्र शब्द कहां से निकला याद है तुमको? इंद्रियों से निकला। तुमने सुना होगा कि
जब भी कोई विश्वामित्र या वाल्मीकि या इन्होंने तपस्या की तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और इंद्र ने उसके तपस्या को भंग करने की कोशिश की और विश्वामित्र के लिए मेनका भेजी। ये तुम लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है? सुना था? दरअसल मेनका नहीं भेजी थी। हो सुनो क्या है स्थिति कि वो व्यक्ति जो तपस्या करता है वो तपस्या किसके लिए करता है याद है? अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करने के लिए। और इंद्रियां क्या है? इंद्र है, ठीक है। तो जब इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए वो तपस्या करता है तो इंद्र को यूं लगता है कि इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेगा तो शासक बन जाएगा, क्योंकि हमको दूसरे मार्ग पर ले कौन जाता है? इंद्रिया ही ले जाती है। इसीलिए वो मेनका को भेजता था। मेनका क्या है याद है? लालच है। क्या है मेनका? लालच है, ठीक है। तो आप समझो ये केवल कोड वर्ड में कही गई चीजें हैं। जो हमारे यहाँ पे चीजें कही गई है ना, सारी की सारी कोड वर्ड में कही गई। उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप जितना जितना अध्ययन करोगे उतना पता लगेगा कि वास्तव में। अच्छा, इंद्र क्या था? तो शासक था। तो शासक, जैसे ही कोई शासक बनता तो उसका नाम इंद्र रख दिया जाता था, क्योंकि इंद्र दरअसल क्या थी? पदवी थी। जैसे फ्रांस का राजा, ठीक है, तो फ्रांस के राजा की पदवी क्या है? लुई, ठीक है, लुई थी। तो लुई 13वां 14वां 15वां 16वां इस प्रकार से। तो इस प्रकार से राजा, जैसे मिस्र में राजा को बोलते थे फेरो। क्या बोलते थे? फेराओ। तो वो राजा वहां का होता था। जैसे वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया, कालीकट बंदरगाह पे, तो किससे मिला था? जमोरिन से मिला था। किससे मिला था? जमोरिन से मिला था। किताबें पढ़ा करो, ठीक है। जमोरिन क्या था? राजा की पदवी थी, नाम नहीं था उसका। वहां के राजा को क्या कहा जाता था? जमोरिन कहा जाता था, ठीक है। तो वास्को डिगामा जब आया था तो उसका स्वागत किया था जमोरिन ने, तो लेकिन वहां के व्यापारियों ने उसका विरोध किया, ठीक है। चलो छोड़ो। तो यहाँ पर क्या होता है? नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। और नरेंद्र मंडल, नरेंद्र का अर्थ है जो है राजा। राजा जो राजस्थान या राजपूताना या पूरे भारत के राजा थे, उन सबको मिला के नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। ये नरेंद्र मंडल अंग्रेजों के प्रति भक्त था। भक्त होने का कारण मैंने तुम लोगों को बता दिया है, क्योंकि इनको सपोर्ट अंग्रेजों से ही मिलता था। जनता तो इनके खिलाफ होती थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण, बहुत सारे जो कांग्रेस उस समय थी वो प्रजातंत्र का एक तरह से अनुसरण करती थी और इन राजाओं को प्रेरित करती थी कि आप प्रजातंत्र की ओर उन्मुख हो, लेकिन राजा राजतंत्र चाहते थे। नरेंद्र मंडल केवल राजाओं के हितों की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था, इसका गठन किया गया था। राजस्थान में भी 2 राजा ऐसे थे जो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। कौन था पहला अध्यक्ष? नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष राजस्थान का राजा गंगा सिंह जी थे। कौन थे? गंगा सिंह जी वो शासक थे जो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे थे। एक लाइन लिख दो। राजस्थान के शासक, राजस्थान के शासक गंगा सिंह जी नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे थे। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे थे। ये वो चीजें लिखवा रहा हूं मैं तुमको जो अभी एकीकरण से पहले की है, और ये चीजें आ जाएगी तो मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन राजस्थान में तुम लोग ही करोगे, और कोई करने वाला है नहीं फिलहाल। लेकिन इस दौरान अगर कोई कोचिंग वाला लिखवा देता है या किसी बुक्स में आता है तो बात अलग है। नेक्स्ट लिखो। किंतु भोपाल के शासक की योजना, किंतु भोपाल के नवाब की योजना सफल नहीं हुई। सफल नहीं हुई। फिर लिखो। भरतपुर तथा अलवर के शासकों ने तो, भरतपुर तथा अलवर के शासकों ने तो कांग्रेस की
कांग्रेस की केंद्रीय सत्ता का, कांग्रेस की केंद्रीय सत्ता का तख्ता पलट करने की भी, तख्ता पलट करने की भी साजिश कांग्रेस का तख्ता पलट करने की भी साजिश रची थी। किंतु वह सफल नहीं हुए। वह सफल नहीं हुए। मैंने कल तुमको बताया था कि जोधपुर के शासक को तो मिलाने की कोशिश थी पाकिस्तान की पूरी, उनको लोभ भी दिया था कि लाहौर अमृतसर के बीच की रेल लाइन जो है उसका पूरा भाड़ा आपको दिया जाएगा, आपको हथियार रखने की छूट होगी। इस प्रकार से जैसे उमरकोट को मिलाया ना, अमरकोट को, आप आज भी देखना अमरकोट का शासक हिंदू है वहाँ पे, ठीक है, और उनका नाम है अमीर सिंह सोडा आज की तारीख में, ठीक है। अब वहाँ पे उनको कितनी स्वायत्ता आज की तारीख में है वो तो वहाँ पे जाके ही देखा जा सकता है, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के शासकों ने कोशिश की थी कि क्यों ना कांग्रेस की सत्ता को ही बदल दिया जाए, ठीक है। जैसे अभी हो रहा है सूडान में हो रहा है कि आज का पेपर पढ़ा, कल का नाम तो याद है क्या? कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है ना। वहां क्या हो रहा है कि एक राष्ट्रपति था जो पिछले 30 सालों से बना हुआ था, तो सेना को ये लगा कि यार ये तो 30 सालों से है न तानाशाह बन गया है, तो सेना ने क्या किया, सेना प्लस एक अर्धसैनिक बल है, सेना और अर्धसैनिक बल ने मिलके इस शासक को हटा दिया, और सेना का जो सुप्रीम कमांडर था वो बन गया राष्ट्रपति, और इसको बना दिया उपराष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन सूडान में क्या है याद है? मिनरल सबसे ज्यादा गोल्ड, सूडान में विश्व का सबसे ज्यादा गोल्ड है, सोना। और ये भी संगति है कि सूडान दुनिया का सबसे गरीब देश है, समझ में आ रही है? सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सूडान में पाया जाता है। और दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? सूडान है। लड़ाई किसकी याद है? सोने की, ठीक है। सेना और अर्धसैनिक बल, अब क्या होता है कि 30 साल की सत्ता तो हटा दी उस राष्ट्रपति की, अब्दुल गयूम था, उसकी सत्ता तो हटा दी, लेकिन अब रिसोर्स इस पे कब्जा करने के लिए, पहले तो ये दोनों मिल के चले, लेकिन अब सेना चाहती है कि कब्जा हमारा हो और अर्धसैनिक बल चाहता है कि कब्जा हमारा हो। इसके पास संख्या है 2 से 3 लाख, इसके पास संख्या है 1 से 1.5 लाख। एक देश अलग से इसका सपोर्ट कर रहा है, एक देश अलग से इसका सपोर्ट कर रहा है, दोनों अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लड़ रहे हैं कहाँ पे? सूडान में। और इस वजह से वहां से भारतीयों को यहाँ पे आना पड़ रहा है। भारतीय क्यों गए वहां पे? गोल्ड के चक्कर में। भारतीय क्यों गए? गोल्ड की माइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये स्थिति है यहाँ पे तानाशाह वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 25 जून 1947 को, 25 जून 1947 को रियासती विभाग के गठन का निर्णय लिया गया। रियासती विभाग के गठन का निर्णय लिया गया। 5 जुलाई 1947 को, तारीख याद रखनी है, ये वाली तारीख इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले वाली तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तारीख इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार पटेल इन द सेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार पटेल के नेतृत्व में माउंटबेटन ने
माउंटबेटन ने रियासती विभाग का गठन किया। रियासती विभाग का गठन किया। तारीख इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 1947। रियासती विभाग का गठन कब किया गया? इस समय निर्णय ले लिया गया 25 जून को। निर्णय नहीं पूछेगा आप लोगों से पूछेगा कब गठन किया गया। पर हम निर्णय की भी बात करें, बात इसीलिए करें निर्णय की क्योंकि क्वेश्चन में अगर डेट ये वाली आई वो आई और पूछ ले निर्णय कब लिया गया तो आप डायरेक्ट गठन पे नहीं जाओ, क्योंकि मैंने पहले निर्णय की डेट बताई है फिर गठन की डेट बताई है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट दोनों डेट है, पर इससे ज़्यादा उससे पहले वाली डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट है कि एक रियासती विभाग का गठन किया गया। कौन कर रहा है? माउंटबेटन कर रहा है। माउंटबेटन कौन है? गवर्नर जनरल है या वायसराय है। वायसराय को गवर्नर जनरल भी कहा गया है, गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा गया है। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो क्रांति के बाद जैसे ही चेंज हुआ तो उस क्रांति के बाद वायसराय गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सरदार पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और माउंटबेटन इसका गठन कर रहा है। रियासती विभाग का सचिव बनाया जा रहा है सीनियर आईसीएस वीपी मेनन को। एक लाइन और लिखो, रियासती विभाग का सचिव, रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। वीपी मेनन को बनाया गया। अब देखो एक लाइन और लिख दो, वीपी मेनन सीनियर आईसीएस थे। वीपी मेनन सीनियर आईसीएस थे। आईसीएस का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? आईसीएस, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, उसी आईसीएस को अब आईएएस कर दिया गया है। ठीक है ना, वो पहले सिविल सर्विस थी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई है। ये सीनियर आईसीएस थे। अब वीपी मेनन को ही चुनने का कारण समझ लो तुम लोग। एक कारण पहला कि वीपी मेनन माउंटबेटन के साथ काम कर चुके थे। माउंटबेटन उनकी फितरत को समझता था, इसीलिए उसने वीपी मेनन को सेलेक्ट किया। वीपी मेनन में एक विशेषता और थी कि ये कई राजाओं के साथ काम कर चुका था। वीपी मेनन जब कई राजाओं के साथ काम कर चुके थे तो ये कई राजाओं की फितरत को समझते थे, तो उनको हर राजा को समझाना थोड़ा सा आसान था। कारण राजाओं के साथ काम किया हुआ था, नहीं तो भोपाल सिंह जी जैसे आदमी को समझाना बड़ा खराब काम था। भोपाल सिंह जी ने तो 2 बार वीपी मेनन के माथे पे बंदूक भी रख दी थी, ऐसा कहा जाता है अनौपचारिक रूप से। अब वो सही है गलत है वो अपन नहीं कह सकते, बट वीपी मेनन जब समझाने गए भोपाल सिंह जी को तो भोपाल सिंह जी बड़े नाराज हुए और आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के मध्यस्थता से समझे वो। तो वीपी मेनन को बनाया गया इसका रियासती विभाग का सचिव और सरदार पटेल क्या बने? इसके अध्यक्ष। इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन लिख दो, इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अच्छा, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कौन दे रहा है? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? हाँ, दी किसने? गांधी जी पूरा सही नहीं है यार। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी बारदोली की महिलाओं ने। किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। और बारदोली की महिलाओं ने बोला कस्तूरबा को कि आप इनको सरदार की उपाधि दो। तो कस्तूरबा ने महात्मा गांधी को बोला कि आप इनको उपाधि दो। फिर महात्मा गांधी ने बोला आप तो सरदार हो। पर ऑप्शन में सही क्या है याद है? बारदोली की महिला। एक लाइन लिखो, नोट। महात्मा गांधी को सरदार पटेल को पटेल की उपाधि, सरदार की उपाधि
बारदोली की महिलाओं ने कस्तूरबा गांधी द्वारा महात्मा गांधी से दिलवाई। यूं लिखो, महात्मा गांधी से दिलवाई। कंप्लीट। कि भाई कस्तूरबा गांधी कह रहे हैं कि ये तो कौन है, सरदार है, ठीक है, और बाद में उनको लौह पुरुष कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। 25 जुलाई 1947 को 25 जुलाई 1947 को तारीखें जो बता रहा हूं याद रखनी, ठीक है, ये भी तारीख इंपॉर्टेंट है। तुमको मैंने बोला है तारीख का एक कागज बनाओगे, बना लिया? किन्होंने नहीं बनाया है? किसने नहीं बनाया है? एक नहीं बनाने वाले हो तुम लोग कि बनाने वाले हो? अच्छा, डाउन। किसने बना लिया है? 1 2 3 बन गया? नहीं बना। 1 2 3 4 कारण डाउन। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कब? टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम भी तो है यार, कॉलेज के एग्जाम भी। किस के है कॉलेज के एग्जाम? बाकी है? जून में है। अभी क्या चल रहा है? अभी महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल चल रहा है, तो जून में है तो तुम अभी से अप्रैल वाला काम तो करोगे। हो गया तो ठीक है, हो गया, ठीक है। तारीख का कागज बना लो, एक बुक का कागज बना लो, और मॉर्निंग में और इवनिंग में खाना खाने के पहले और बाद में उसको देखो रोज, तो तारीखें याद रह जाएगी। वरना एक दिन रटने बैठोगे तारीखें याद नहीं होगी। ठीक है? वैसे तुम सब समझदार RS की कोचिंग कर रहे हो, इसलिए कहना नहीं पड़ेगा। चलो, अब नहीं कहूँगा मैं, अब खाली कह दूंगा कल देखूंगा कागज यूं। ठीक है, कल देखूंगा कागज यूं कह दूंगा, तो तुम ले आना, फिर थोड़े बहुत भजन सुन लेना, सुनने की इच्छा हो तो। चलो, 25 जुलाई 1947 को रियासती विभाग ने, लिखो, 25 जुलाई 1947 को रियासती विभाग ने 2 प्रपत्र या डॉक्यूमेंट तैयार करवाए। 2 प्रपत्र तैयार करवाए। पहला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी को विलय पत्र भी कहेंगे, इसी को सहमति पत्र भी कहेंगे। यही विलय पत्र है और यही सहमति पत्र है। ठीक है, देखो 2 प्रपत्र तैयार करवाए। एक पहला प्रपत्र तो क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको विलय पत्र कह रहे हैं, और इसी को सहमति पत्र कह रहे हैं। दूसरा है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। और इसको बोलेंगे हम यथा स्थिति प्रपत्र। क्या कहेंगे? यथा स्थिति प्रपत्र। अब रियासती विभाग 2 प्रपत्र तैयार करवा रहा है। पहला तो करवा रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और दूसरा करवा रहा है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। समझो इसको। पहले को क्या बोल रहे हैं? विलय पत्र, या क्या बोल रहे हैं? सहमति पत्र। इस पहले वाले पे उसको हस्ताक्षर करने थे जिसको
हिंदुस्तान के साथ या राजस्थान के साथ मिलना था। आगे समझ में? इस पे कौन हस्ताक्षर करेगा? जो भारत में विलय कर रहा है या जो राजस्थान में विलय कर रहा है या जो भारत या राजस्थान में मिलने के लिए तैयार है। इसीलिए इसको बोला है सहमति पत्र या विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं समझो, पहले इसको भी समझ लो। और दूसरे पे उनको हस्ताक्षर करने जो किसी में नहीं जा रहे हैं, अपनी स्थिति अलग रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला लास्ट शासक कौन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाए ऐसे रियासतें कौन सी है, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछता है किसने यथास्थिति रखी, तो ऐसा कोई था नहीं, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं हुआ, ठीक है। पहला लिखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक धौलपुर के उदयभान सिंह थे। ठीक है, देखो जोधपुर के शासक ने भी इसी दिन हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे तारीखें भी है, इनकी 7 तारीखें, इनकी 14 तारीखें। तारीखें नोट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, किसने कब हस्ताक्षर किए। आपको ये ध्यान रखना है पहले किसने हस्ताक्षर किए, लास्ट किसने हस्ताक्षर किए। एक लाइन और लिखो, धौलपुर के शासक के साथ ही जोधपुर और भोपाल के नवाब ने भी हस्ताक्षर किए। धौलपुर ने सबसे लास्ट में किए, उससे पहले किए थे थोड़ी सी देर पहले जोधपुर ने, और उससे पहले किए थे भोपाल के नवाब ने। ये दोनों अंतिम समय तक इसीलिए बैठे थे कि बाय द वे मौका मिल जाए और हम पाकिस्तान चले जाए, ठीक है। ये लोग कहाँ जाना चाह रहे थे, पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, ठीक है। और वैसे इन राजपूतों ने या राजाओं ने थोड़ी सी अगर सूझबूझ से काम लिया होता तो शायद आज राजस्थान अलग देश होता। उसके बाद क्या होता, अच्छा होता, खराब होता, वो सब समय की बात है, लेकिन राजस्थान भी एक देश हो सकता था, ठीक है। क्योंकि राजस्थान का एक जिला जैसलमेर जितने कई देश है विश्व में, जैसलमेर से छोटे छोटे देश हैं विश्व में। अभी जैसे छोटे छोटे जिले बना रहे हैं, छोटे छोटे जिले बनाने के पीछे तर्क क्या है, क्या तर्क दिया है सरकार ने? और क्या मैप बनाना आसान होता है तो हाँ, मतलब सबसे देखो मोटे रूप में कहो ना तो विकास में जो बाधाएं आ रही है बड़ा होने के कारण, वो बाधाएं नहीं आती, विकास जल्दी होता है। हो सकता है सरकार ने जो छोटे जिले बनाए हैं उसमें विकास की जो स्पीड है वो बड़े जिलों के कंपेयर में ज़्यादा होगी, साफ बात है। मशीनरी तक पहुंच होगी आम आदमी की, ठीक है ना।
मशीनरी तक पहुंच होगी आम आदमी की कि भाई सरकारी मशीनरी तक आदमी पहुंच सके। आज अगर हमको संभाग कार्यालय के जाना पड़ता था तो उदयपुर 165 किलोमीटर, अब बांसवाड़ा ही संभाग बन गया है, तो घर से 10 रुपये में ऑटो लिया, ये कलेक्ट्री पहुंच गए, ये संभाग कार्यालय पहुंच गया, अपना काम हो गया। हालांकि संभाग का ज़्यादा कोई काम पड़ता नहीं है, फिर भी छोटे ज़िले होंगे तो विकास ज़्यादा होगा। क्योंकि छोटा ज़िला होगा तो वहाँ पे अलग से एक कलेक्टर बैठता है, अलग से एसपी बैठता है, उसके बाद उसकी तहसील होगी, वहाँ पे एसडीएम बैठेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, छोटे ज़िले विकास ज़्यादा होता है इस प्रकार से। तो जोधपुर और भोपाल के नवाब ने अंतिम समय तक साइन नहीं किए, उनको लग रहा था कि हम कहीं पाकिस्तान चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भोपाल के नवाब का भी लाभ था और जोधपुर के शासक का भी लाभ था उस समय। तात्कालिक परिस्थितियों को देखा जाए तो आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग थी। आज की परिस्थिति देखा जाए तो हम यूं सोचते हैं पाकिस्तान में हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय पाकिस्तान दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान क्या था, इंडिया का पार्ट था, तो लोगों को इतना ओड नहीं लग रहा था पाकिस्तान में जाना उस समय, ठीक है। पाकिस्तान भी क्या है, देश है। हाँ, एक बात गलत थी कि उसका जो निर्माण हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है, ठीक है। अगर धर्म के आधार पर नहीं होता तो शायद पाकिस्तान और भारत में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति देखो तो हम खुश नसीब है कि इंडिया में है, ठीक है। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान की स्थिति को देखा जाए तो हम लाख गुना खुश नसीब है, क्योंकि आज वहाँ पे रोटी नहीं है खाने के लिए। कारण ये है कि उन्होंने कभी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। वो किस पे जिंदा रहे, लोन पे जिंदा रहे, और जो लोन पे जिंदा रहेगा, देखो एक चीज समझना तुम लोग, हमको अभी आप जैसे ही यूट्यूब खोलोगे तो एड का ही आएगा यार, पर्सनल लोन का। यूट्यूब खोलते ही पर्सनल लोन का एड आता है कि नहीं आता है ना, मनी लोन के कोई नाम से पर्सनल लोन का एड आता है, ठीक है। कारण क्या है, इस पर्सनल लोन ने या बैंक के लोन ने हमको हमारी बचत की आदत से दूर कर दिया है। पहले हमको गाड़ी लेनी होती तो हम पहले से प्लान बनाते 5 साल 2 साल पहले से कि यार मैं 1-1 हज़ार रुपये हर महीने बचाऊंगा तो 2 साल में मेरे पास इतने रुपये हो जाएंगे ताकि मैं डाउन पेमेंट दे सकूं या जो भी है वो कर सकूं। लेकिन अब क्या है, हमको पता है कि हमको कोई भी बैंक लोन दे देगा फटाक से, हम बचत करते ही नहीं है, ठीक है। एड आता है उसके अंदर कि लो 5 लाख का लोन और जो मर्जी हो वो करो। 5 लाख का लोन लेके मर्जी हो वो करो, क्यों 5 लाख वापस नहीं लेगा वो, तो मर्जी हो करेगा कैसे। एक 10 लाख के लोन के आपको 14 लाख रुपए भरने पड़ रहे हैं, 10 लाख के लोन के 14 लाख रुपए भरने पड़ते हैं बैंकों को, ठीक है। और वो कह रहा है कि लो 5 लाख का लोन है, आपकी मर्जी हो जो करो, ठीक है। कैसे पॉसिबल है भाई, मेरी तनख्वाह में से आधे से ऊपर तुम लोन का ही काट लोगे तो मेरी मर्जी होगी, वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इन बैंक के लोन या जो प्राइवेट कंपनीज के लोन है, इन्होंने क्या किया है, अपनी बचत की आदत जो है वो ख़त्म कर दी है बिल्कुल, ठीक है। और ख़त्म कर दी है तो समझो आप लोग कि जो छोटी बचत के लिए भारत प्रसिद्ध था, छोटी बचत की वजह से हम आर्थिक मंदी में बहुत कम आए हैं बार बार। जो विश्व फंसता है ना आर्थिक मंदी में, अब क्या है, वो एक चारवाक का वो है कोटेशन से, हालांकि चारवाक ने बहुत अच्छे कोटेशन दिए, पर एक ही कोटेशन लोगों को याद है कि उधार लेके घी पियो और जब तक जियो मस्ती से जियो। ये चारवाक एक सिद्धांत है चारवाक का, कभी हम षट दर्शन पढ़ेंगे तब उसमें चारवाक का सिद्धांत आएगा। और चारवाक ने कई वर्षों पहले कह दिया था कि आप उधार लेके घी पियो न, अपने क्या करना, जब तक जियो मस्ती से जियो, मर जाएंगे तो लेने वाला कौन न देने वाला कौन, किसने देखा है। उस समय लोगों को लगा यार चारवाक क्या कह रहा है, यार पागल है ये तो। लेकिन आज की तारीख में हम सब चारवाक ही है। गाड़ी लेनी लोन, घर लेना लोन, कार लेना लोन, हर के लिए लोन आता है, शिक्षा लोन, हर चीज के लिए लोन आ रहा है। कारण जो चारवाक ने कहा था ना, वो आज की तारीख में बिल्कुल सत्य है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उधार लेके घी पी रहे हैं और मस्ती से जी रहे हैं, मर गए खत्म, क्योंकि उसका भी लाइफ वो बन जाता है। उस लोन का भी क्या होता है, इंश्योरेंस होता है कि मर गए खत्म, इंश्योरेंस कंपनी देखेगी, मरते सब तो है ही नहीं, एक आध मरता है, इंश्योरेंस कंपनी भी जी रही है इसी बारे में। लोग अपने मरने के बाद अपना इंश्योरेंस करवाते हैं कि मरने से पहले, क्यों, याद है मैं मर जाऊंगा तो लोग मजे करेंगे मेरे पीछे वाले, इसलिए इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। आप देखो LIC क्या करती है, पैसा किस में ज्यादा देती है, मरने के बाद ही देती है कि पूरी की पूरी परिपाटी चेंज कर दी है इस सिस्टम ने। सिस्टम क्या कहो, यह पाश्चात्य दर्शन है पूर्ण रूप से,
पाश्चात्य दर्शन क्या करता है याद है? आज में विश्वास करता है। हम आज में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब हम तो काले अंग्रेज हैं। हम क्या है? काले अंग्रेज। मतलब अंग्रेज, क्योंकि सोच हमारी कैसी है? अंग्रेजों जैसी है। और कलर कैसा है? काला है। अरे हम में जितना जो अपने आप को गोरा समझता है वो भी अंग्रेजों के सामने तो काला ही है। ठीक है, तो हम क्या है? काले अंग्रेज है। तो अब हमारी सोच तो हो गई वैसी, और कलर है इंडिया जैसा, तो अब हम हैं काले अंग्रेज। और सोचते कैसे हैं? पाश्चात्य संस्कृति जैसे बिल्कुल। और हर एक चीज में मिलावट हो गई, हर एक चीज में। इवन देन नई जो जनरेशन आ रही है ना, मेरा खुद का छोरा हिंदी सॉन्ग आता ही नहीं, हिंदी सॉन्ग ही नहीं गाता है। ठीक है, इंग्लिश ही गाता है। अब उसको क्या बोलो? हालांकि मेरे सामने नहीं गाता है, पर जब भी मैं उसको सुनता हूँ तो वो इंग्लिश सॉन्ग ही गाता है। ठीक है, और यूट्यूब पे भी वो देखेगा तो क्या देखेगा? इंग्लिश सॉन्ग देखेगा। ठीक है, अब समझो आपकी इतने करने के बावजूद पीढ़ी कैसी हो रही है, जनरेशन कैसी हो रही है, उस ओर जा ही रही है। ठीक है, सोच बदल रही है हमारी सबकी। हम वो लोग हैं जो रात को मोमबत्ती बुझा के बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। ठीक है, जबकि हम तो उजाले को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन हमारी सोच कैसी हो गई? रात को मोमबत्ती बुझाएंगे। आजकल तो वो दूसरी वाली आ गई है, बड़ी वाली। कई बार बाल भी सुलग जाते हैं उससे, है ना। तो हम वो लोग हो गए जो मोमबत्ती को बुझा के और फिर सेलिब्रेट करते हैं। केक काटना अनिवार्य है, वरना बर्थडे बर्थडे नहीं कहलाता है। ठीक है, केक काटना अनिवार्य है। ये सब क्या है याद है? मार्केट है। आज से 15 साल पहले हमारे शहर में केक की एक भी दुकान नहीं थी। ठीक है, एक आध कोई और टाइम में बना देता हो तो बना देता हो कि भाई सब चीजें, सब मिठाई पड़ी तो एक केक भी पड़ा है। 15 साल या 10 साल पहले अपने शहर में एक भी केक की दुकान नहीं थी। आज की तारीख में आपको लगभग हर बड़े मार्केट में या हर बड़े रोड पे एक केक की दुकान मिल जाएगी। कारण उपभोक्तावादी वो है। और ये एड क्या है? प्रचार। क्या है? पूर्ण रूप से प्रचार। हमारी मिठाइयां तो हो गई खराब और कैडबरी अच्छी है। इस दीपावली कुछ मीठा हो जाए, मीठे के लिए हम गुड़ शक्कर या मिठाई नहीं खाएंगे, कैडबरी से ही पेट भरेंगे। मतलब मिठाइयां तो देखो, फूड सैंपल लिया, फूड सैंपल लिया ने हलवाई की मिठाई को खराब बता दिया, कैडबरी को कभी खराब नहीं बताया। कैडबरी बताया, कैडबरी में कीड़े निकले बताया किसी ने? चेक ही नहीं किया उसको। हलवाई को तो बाबड़ों को जाके चेक करते हैं, तेरी मिठाई में क्या है, सिंथेटिक तो नहीं है, या और कुछ डिटर्जेंट तो नहीं है, या और कुछ। कैडबरी में क्या है ये किसी ने पता किया क्या? और वो हमारे महान अभिनेता ऐड करते हैं कि इस दीपावली कुछ मीठा हो जाए। मीठे में क्या खाएगा? तो कैडबरी खाएगा। मतलब इस कैडबरी के अलावा तो और कुछ मीठा होता ही नहीं। ठीक है, और हम में से भी कई लोग कैडबरी का ही पैकेट ला के देते हैं दीपावली कुछ मीठा हो जाए। सही है गलत है? हम क्या है? पूर्ण रूप से बदल गए हैं। बदलना नहीं चाहिए हमको। अरे तुमको पहले भी बोला मैंने, इसी कोलगेट ने हमको कोयले से दूर किया। इसी कोयले से हमको कोलगेट ने कोयले से दूर कर दिया। और वही कोलगेट अब ला रहा है कि हमारे टूथपेस्ट में चारकोल है चारकोल के नहीं है। कल मैं एक सर्वाइव इन द ब्राजील के जंगल में नेकेड लोग सर्वाइव कर रहे हैं। नेकेड रात को डिस्कवरी पे आता है, किसी पे आता है, वो देख रहा था। ठीक है, अब कई बार नींद नहीं आती तो टीवी देख लो, और वो उसमें मेरे को देखने में मजा आता है कि ये सर्वाइव कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आदमी बिना चप्पल भी नहीं रह सकता है। देखो आज की तारीख में हम बिना चप्पल भी नहीं, वो बिना चप्पल ने बिना कपड़े के ही घूम रहे हैं वहाँ पे। तो उसमें एक अंग्रेज लेडी, वो कौन से देश की है, आई थिंक साउथ अफ्रीका की है, पर है ब्रिटिश। वो अंग्रेज लेडी कह रही है कि आपको इतने दिन दातुन नहीं करते हो तो मुंह खराब सा हो जाता है। मैं इसका तरीका बताती हूँ। उसने कोयला मुंह में लिया और इसको चबाते रहो, आपके दांत साफ हो जाएंगे। वो बता रही है। और इसी कोलगेट ने हमको दूर किया था कि ये कैसे कोयले से कोई दांत साफ होते हैं? कोयले से तो काला होता है। ठीक है, वही जब हम छोटे थे तो हमको हमारे हेडमास्टर साहब कहते थे आप कोयले के अंदर नमक मिला के दातुन कर लेना। और अब ट्रेन के किसी भी डिब्बे में वो औरत कूदती है
और क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कहती कि नहीं कहती है? मतलब हमको वापस वहीं पे, पहले तो हमको बुलाया और अब हमको वापस वहीं पे ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तुमको सिखा रहे हैं कि जीना कैसे। जीरो का आविष्कार किसने किया? जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने किया, है ना? तो क्या आर्यभट्ट से पहले जीरो नहीं था? आर्यभट्ट ने तो जीरो का प्रयोग किया है केवल। आर्यभट्ट ने तो जीरो का प्रयोग किया है, जीरो उससे पहले भी था, ठीक है ना? अब कैसे था? महाभारत में भी जीरो था और उससे पहले इवन देन कुंडलियां बनती थी ना, राम की कुंडली बनी उसमें भी जीरो था। राम तो आर्यभट्ट से पहले थे, राम तो लगभग 7000 साल पहले थे, तो उनकी कुंडली में भी जीरो है एक जगह पे। तो राम की कुंडली में जीरो है तो आर्यभट्ट कौन होता है जीरो बनाने वाला? जीरो का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था, उससे पहले वाली पुस्तकों में भी जीरो का प्रयोग किया गया है, ठीक है? हमको कुल मिला के क्या किया है कि हम घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती, हमने इम्पोर्टेंस समझी नहीं, अपनी नहीं समझी तो पीछे आ गए। समझेंगे। देखो, हिंदुस्तान ही वो देश है जो अपने लिखे हुए पे विश्वास नहीं करता है, अंग्रेज लिखते हैं उसके ऊपर विश्वास करता है। पागल है हिंदुस्तान के लोग। क्यों? अंग्रेज लिख रहे वो सबसे अच्छा। अरे वो तो दुश्मन थे, वो कभी सही लिखेंगे क्या? चलो एनीवे, कोई बात नहीं। क्या लिखा? देखो, ये इन दोनों ने बाद में हस्ताक्षर किए, पर सबसे बाद में किसने किए हैं? धौलपुर। और धौलपुर का शासक कौन है? उदयभान सिंह। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। अब दो शासक ऐसे थे या दो रियासतें ऐसी थी उनसे हस्ताक्षर नहीं करवाए गए, ठीक है ना? क्यों नहीं करवाए गए? क्योंकि उसको तोपों की सलामी का अधिकार भी नहीं था, ठीक है, या वो सैल्यूट स्टेट नहीं थी, ये ध्यान रखना। इसको लिखवाएंगे हम कल, ठीक है ना? बाकी इसके बाद कल पढ़ेंगे।